भारत के संविधान की सबसे मजबूत पक्ष है, क्योंकि इस लोकतंत्र में बहुमत जिन लोगों का है, वर्तमान में लोकतंत्र में सबको आज़ादी है और आज़ादी का एक नाजायज फायदा हम देख रहे हैं जो वर्तमान में बहुमत में सरकारें बनी हुई हैं। इन लोगों ने बुलडोजर संस्कृति को जन्म दिया है, हर चीज पे बुलडोजर चला रहे हैं, शिक्षा पे बुलडोजर चला दिया, चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया, आपको धर्म की घुट्टी पिला दी। बहन जी, सारी शिक्षा प्राइवेट हो रही है, जो लोग थोड़ा बहुत नौकरी पेशा है, पैसा है, केवल वही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बाकी लोग मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। आपकी नौकरी पे बुलडोजर चला, आपकी शिक्षा पे बुलडोजर चला, यहाँ तक कि आपके घर में रसोई गैस ठीक से ना पहुँचने पाए उसका भी दाम उठा के एकदम भयंकर चढ़ा दिया गया। हर एक चीज पे बुलडोजर चल रहा है और ये बुलडोजर किससे चलता है? कोई भी गाड़ी हो किससे चलती है? तेल से चलती है ना। बुलडोजर का तेल कौन है? इस बुलडोजर का तेल है आपका वोट। इस बुलडोजर का तेल है आपका वोट। अपने वोट की कीमत को समझो। अगर 150 अपने एक पद के लिए तुमने अपने वोट का सौदा कर दिया तो ये बुलडोजर एक दिन तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। हम उन चिरागों को बुझने से बचाने का ही प्रयास कर रहे हैं। हम आज संविधान दिवस पे आपको साहब कांशीराम, अपने महापुरुषों का, ज्योतिबा फुले का, शाहू जी महाराज का, हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप उनके संघर्षों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे हो। इसलिए मेरा आपसे विनती है कि जो संविधान में अधिकार दिए हैं, साहब ने, बाबा साहब ने जो कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप उसका सही से उपयोग नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। संविधान अपने आप खत्म हो जाएगा। और वर्तमान सत्ता में जो बहुमत की सरकारें हैं उनमें हम देख रहे हैं कि हमने ये लोकतंत्र कितने हौसले से अपनाया था, कितने तसल्ली से अपनाया था, कितने विश्वास के साथ अपनाया था, लेकिन आज ये लोकतंत्र कितना विकृत रूप लेता चला जा रहा है। लेकिन बहुमत का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुमत का मतलब ये नहीं होता आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है कि आप अपनी बात कहो, आवाज उठाओ। आदिवासी बहनें जो बैठी हैं, आप हो उस संख्या का बल, हमारे जो ओबीसी समाज के लोग बैठे, एससी समाज के लोग हो, हम संख्या के बल हैं। लेकिन साहब जो कहते थे ना कि जातियों में टूटे हुए हैं, इसलिए अपनी शक्ति का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके पास नहीं है क्योंकि वो मुट्ठी भर लोग हैं। और इसीलिए संख्या बल करने के लिए आपको कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करके ये लोग पूरे भारत देश की संस्कृति को तहस नहस करना चाहते हैं। इसलिए मैं सावधान कर देना चाहती हूँ, जो लोग आपके बीच में ऐसी बातें फैलाएं उनको सीधे सीधे जवाब दीजिए कि आपको और हमको जाति व्यवस्था में क्या किसी मुसलमान ने बांटा है? बताइए, आपको और हमको ऊंच नीच वाली व्यवस्था में क्या किसी मुसलमान ने बांटा है? बहन जी, वो राजस्थान में हमारा जो 12 साल का इंद्र मेघवाल बेटा, जिसको पानी की मटकी छू लेने पे पीट पीट के टीचर मार देता है, क्या वो कोई मुसलमान था? बताइए। हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, क्या वो कोई मुसलमान कर रहा है? फिर भी ये रात दिन जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। जवाब दीजिए। आपने भारतीय संविधान जन जागृति समारोह ये आयोजन का नाम रखा है। इस संविधान में बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हमारे भाई जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं, आपका। क्योंकि आदमी अकेला नहीं जाता है औरत को लेने के लिए, इतना हालत खराब होती है आपकी। ये बाबा साहब साहित्य में लिख के गए, मैंने तो उसको छोटे में आपको बता दिया। तो अपनी शक्ति को सोचिए बहन जी, 100 से ज्यादा बाराती लेके पहुंचते हैं, इनकी अकेले हैसियत नहीं होती और हम शेरनी की तरह अकेले अपने मायके को छोड़ करके ससुराल तक पहुंचाते हैं और पूरा दमखम के साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं। अपनी शक्ति को हमें पहचानना है। ये वही शक्ति है, जैसे एक चिड़िया, हम लगातार काम कर रहे हैं भैया, एक चिड़िया की तरह काम कर रहे हैं। हमारा छोटा छोटा प्रयास है, हम लगातार गांव में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जागृति का काम कर रहे हैं, भारत के संविधान के प्रति चेतना पैदा कर रहे हैं, साहब कांशीराम के मिशन मूवमेंट को वापस खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस बहुजन समाज को वापस एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसा ही प्रयास है जैसे एक बार एक जंगल में आग लग जाती है। लास्ट बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ कि
जैसे जंगल में आग लग जाती है तो एक चिड़िया जो होती है वो सारे जानवर भाग जाते हैं, सारी पक्षी चले जाते हैं। एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके धीरे धीरे जंगल के ऊपर ड्रॉप ड्रॉप डालती है। उसका पंख झुलस जाता है, फिर भी वो रेंगते रेंगते पानी तक जाती है, लेके आती है। दूर एक कौवा बैठा था, कौवा चिड़िया को देख रहा था। उसे कहता है, अरे चिड़िया, तू छटांग भर की चिड़िया है, इतने बड़े जंगल की आग को तू अपने चोंच के पानी से बुझाने का प्रयास कर रही है। तो वो चिड़िया उस कौवे को जवाब देती है, सुन बे कौवे, यही बात बोलती है, सुन बे कौवे, जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तेरा नाम गद्दारों की सूची में आएगा और मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने जंगल की आग को बुझाने का छोटा सा ही सही लेकिन प्रयास तो किया। तेरी तरह जान बचा के भागी तो नहीं। ये कहानी खत्म नहीं हुई है। दूर एक हाथी बैठा था, उसके कान में चिड़िया की बात पहुंची। हाथी ने सोचा, ये छटांग भर की चिड़िया को बात समझ में आ गई, मेरे पास इतना बड़ा शरीर है और मुझे ये बात कैसे नहीं समझ में आई। वो हाथी उठता है और उठ करके अपनी सूंड में पानी भरता है और पानी भर के जंगल के ऊपर बौछार करने लगता है। जानवरों का एक नेचर होता है कि जैसा एक जानवर करता है वैसे सारे जानवर करने लगते हैं। सारे हाथी जो अपने सूंड में पानी लेके बौछार करते हैं और धीरे धीरे करके वो जंगल की आग जो है वो मिनटों में बुझ जाती है। अब इस कहानी से आपको मैं अंत में यही इसीलिए सुनाया कि अब आपको तय करना है कि आपको चिड़िया की श्रेणी में बनना है या आपको कौवा बन के रहना है। मेरी एक चिड़िया यहाँ तैयार है, देखिए, एकदम दहाड़ मारती हुई चिड़िया, जो अच्छे अच्छे हाथी पे भी भारी है, अच्छे अच्छे हाथी पे भी भारी है। इसकी एक दहाड़, इसका इतना कॉन्सेप्ट और इसका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन। बहन जी, हाँ था बहन जी कि भाभी सुबह का खाई हुई थी, उनको थोड़ा भूख लग गई। भैया ऐसे एंट्री कर रहे हैं और भाभी ऐसे रोटी तोड़ के खा रही है। भैया का जो गुस्सा कम था वो फिर से चढ़ गया कि ये सुबह से खा रही थी, आज अभी तक खा रही है, इसको सारी भूख आज ही के दिन लग रही। भैया अपना गए, अपना रूम बंद कर लिए, दरवाजा बंद करके सो गए। भाभी भी कुछ नहीं बोली कि अभी लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए, जूता चप्पल गाली गलौज चालू हो जाए, इनका क्या भरोसा। सुबह हुई, भाभी गई भैया को जगाने, बोली अरे राजू तनी जरा उठिए तो। भैया झिड़क दिए, सोने दे। भाभी फिर कही अरे जरा उठिए तो। भाभी फिर झिड़क दे, भैया फिर झिड़क दे, अरे सोने दे। भाभी फिर कहती है अरे रात में कुछ खाए हुए नहीं हो, कुछ खाओ लो फिर आराम से सो। भैया ने कहा अभी एक झापड़ मारूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा। कह रहा हूँ सोने दे सोने दे, सोने नहीं दे रही है। भाभी बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई, कहती है आराम से सोइए, मैं तो केवल चेक कर रही थी, कल व्रत नहीं रखी थी, जिंदा हो मर तो नहीं गए हो, आराम से सो, कोई टेंशन नहीं। भैया बहुत तेज तेज हंसने लगे, हाथ पैर जोड़ने लगे कि जा पानी लिया, बहुत तेज प्यास लगी, जा खाना ले। भाभी ने कहा ना 2 दिन सो, 3 दिन सो, 4 दिन सो, अब ये टेंशन नहीं है कि तुम मर जाओगे, अब तुम आराम से सो। फिर हाथ पैर जोड़े तो भाभी खाना पानी ले आई बहन जी, क्योंकि उस दिन भैया और भाभी का दोनों के मन से डर और वहम दूर हो गया कि हमारे भूखा प्यासा रहने से इनकी उम्र लंबी होने वाली नहीं है। भैया आपके लिए ये व्रत रखती है कि आपकी उम्र लंबी हो, है बहन जी? आप इनके लिए व्रत रखते हो कि इनकी उम्र लंबी हो। ये दारू पी के सुसाइड करने पे लगे। अच्छा तो हमें बहन जी, ये हमारे लिए एक भी दिन व्रत नहीं रखते, कम से कम हम दारू नहीं पीती, हम गुटखा मसाला नहीं खाती, हम इनसे ज़्यादा जीते। इनका तो टिकट कट जाता है, ये पहले निकल लेते हैं और हम अपनी पूरी जिंदगी पूरी करते हैं क्योंकि हम कोई नशा नहीं करते। बुद्ध भगवान ने, तथागत गौतम बुद्ध ने आपके लिए कहा कि तुम्हारे सामने शेर आ जाए मेरे प्यारे युवा बच्चों, अपने कभी डरना नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने कभी नशा आ जाए तो तुम उससे 100 कदम दूर रहना, क्योंकि तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण जो है वो नशा है। आज भारत के संविधान के ऊपर जो खतरा है उसके ऊपर उसका सबसे बड़ा वजह आपका नशा करना है। आपके नशे की वजह से आपका वोट बिक रहा है, आपके वोट बिकने की वजह से आपकी बेटी की इज्जत बिक रही है, और आपके इस वोट बिकने की वजह से आपका संविधान आज खतरे में पड़ा हुआ है। हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है वो खतरे में पड़ा हुआ है। राजस्थान में आज भी औरतों को जो है चप्पल उतार करके जाना होता है, दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ सकता, लेकिन वहीं पर आप ही के जैसे एक आदमी की औरत थी, उसने कहा कि मेरा बेटा दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ के जा सकता, कोई नहीं, जितना पैसा है भले एक खेत बेच दो, मेरी दुल्हन हेलीकॉप्टर में आएगी। और उस सास ने तय किया और उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने इस बात को अग्री किया और उन्होंने पैसे का इंतजाम किया और जो दुल्हन थी वो हेलीकॉप्टर में लेकर के आए। लेकिन अगर दारूबाज आदमी होता तो ये कहता कि छोड़ो यार, अगर
बारात नहीं चढ़ने देते तो चल पैदल ही लेके चलते, क्या जरूरत है दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने। तुम्हारा मनोबल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इस ताकत को कभी टूटने मत देना। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं ये कहती हूँ कि नशा वो बीमारी है जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा समाज खतरे में है, तुम्हारा देश खतरे में है, तुम्हारा संविधान खतरे में है। और जिसके बाप ने संविधान लिखा उसकी नालायक औलादें आज नशा करके अगर संविधान को खत्म करवा देंगी तो हमारी अगली जो संतानें हैं, हमारी अगली पीढ़ी हमारे मुंह पे थूकेगी कि तुम्हारे समय में संविधान भी था, अधिकार भी था, क्या किया तुमने जो अपने अधिकार सुरक्षित नहीं रख पाए। तो कम से कम संघर्ष को जारी रखो, जिससे हमारी अगली पीढ़ी तक वो संघर्ष जारी रहेगा, तभी ना हमारे बच्चे सीखेंगे। इन बच्चों के अंदर कहाँ से आई ये जागृति? ये जो पीला पीला बांध के बैठे हो, ये जागृति कहाँ से आई? ये महापुरुषों के संघर्ष से तो आई, तभी ना पता चला कि हमें बांध के रहना है, एकदम हुल जोहार बोलना है। ये एक संघर्ष से ही आती है मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए मैं बस इतना जो है यही कहूँगी कि आपको जैसे एक औरत का बच्चा बहुत नाक पोंछता था बहन जी, उसका नाक बहती थी, तो 2 दिन के बाद उसकी पड़ोसन ने देखा कि उसका बच्चे ने नाक पोंछना बंद कर दिया। बोले तुमने ऐसा क्या किया? बोले वो नाक पोंछता था, मैंने उसकी चड्डी की इलास्टिक ढीली कर दी। अब पूरे टाइम अपनी पैंट संभालता रहता है, तो पैंट संभालता रहता है तो नाक पोंछने पे उसका ध्यान ही नहीं जाता। वैसा ही काम आपके और हमारे साथ में किया गया है। एक मुद्दे से दिमाग हटाने के लिए हमारे सामने दूसरा मुद्दा पेश कर दिया जाता है, जो मेन मुद्दा होता है वो पीछे रह जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद फिर कहूँगी अपनी इस बेटी का, इतनी कम उम्र में इतने अच्छे से मुद्दे को जो तूने उठाया है बेटा, मैं सलाम करती हूँ तेरे जज्बे को। और मैं शायद बहुत वंचित रह जाती अगर मैं तुमसे आज नहीं मुलाकात होती, बबीता कच्छप जी, कि इतनी प्यारी बेटी हमारे ही समाज में जन्म ली है। ऐसी बेटियों को बनाना है आपको, ऐसी बेटियों को बनाना है। और ये बेटियां, ये भी बेटी अपने समाज की है ना, मैं भी तो अपने आपके समाज की ही हूँ ना, हम भी तो किसी माँ बाप के ही जन्म लिए हुए हैं ना। लेकिन जो जज्बा इस बेटी का है, ऐसी बेटियां हमें बनानी है कि जो कभी भी कोई नाक पोंछने की बजाय कोई इलास्टिक ढीली कर दे। यानी मुद्दे से कभी भटकना नहीं है, मिशन से कभी भटकना नहीं है, अपने संविधान को बचाने की लड़ाई जो है वो हमेशा जारी रखनी है। और जो हमारे एडवोकेट साहब कह रहे थे कि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने का जो काम हमें करना है वो आप और हम ही मिलके कर सकते हैं। अपने बच्चों को कम से कम अच्छा इंसान बनाइए, क्योंकि मोबाइल के द्वारा उनको वैचारिक रूप से अपंग किया जा रहा है। वो रील्स वाला जो सिस्टम चल गया है, एक पल को बच्चा देखता है कोई मरा हुआ वीडियो ऐसे बोलता है, और फिर अगला स्क्रॉल करता है, आगे कोई हंसी वाला वीडियो आता है, हम हंसने लगते हैं। ना केवल हमारा बच्चा बल्कि हम दोनों लोग मानसिक रूप से अपंग जो किए जा रहे हैं, इस अपंगता से हमको ओवरकम करना है, हमको इसको जो है इससे उबरना है। और ये उबर आप तभी कर पाओगे जब आप अपने महापुरुषों का इतिहास समझोगे, इतिहास पढ़ोगे। यही बात कह के अपनी बात करूंगी खत्म कि खामोश रजामंदी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस मुल्क में जीना है तो कोहराम मचा दो, जैसे हमारी बेटी ने मचा के रखा है। ये कोहराम जिंदा रखना है। सभी आयोजक टीम को बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद जो हमारे ये, क्योंकि इसमें आपने किसी संगठन का नाम नहीं लिखा, ये इस संविधान के आयोजन का बेस्ट पार्ट है। बेस्ट पार्ट है कि आप नाम के मोहताज नहीं हो। हमारी लड़ाई हमारे संविधान की है, हमारी जो आज मुलाकात हमारे संविधान के सम्मान के नाम की है। तो पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। और एक साथ मैं आपसे भी विनती करूंगी कि मैं आपका एक गाना सुन लेती तो